को हाँ जी। विश्व पटल पे लाने में ऐसे ही सहयोग करते रहें। जी जय सर। गुरु जी, जय निरुद्र। जी सर, जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। तो आज अभी का हम ये। थोड़ी हाँ जी। हाँ जी। अभी थोड़ी देर के लिए हम थोड़ा सा मीटिंग में थे, क्लास में थे, लेकिन क्लास में नहीं भी थे। जी सर। चूंकि है कि यहाँ के डिस्ट्रिक्ट जज के होते हैं जो ऑटिस्टिक हैं, जी सर। उन्हीं को देखने चले गए थे, इसलिए सॉरी। बिल्कुल, कोई नहीं सर। अब कहाँ से क्या से हो रहा है बताया जाए। हेपारिन हुआ। जी सर, हेपारिन हम स्टार्ट करने वाले हैं अभी। अच्छा जी। इसके पहले अभी गुरु बंदना ही चला है क्या? हाँ जी सर। अभी गुरु बंदना के साथ साथ और भी क्या क्या कुछ चला? नहीं सर, स्टार्ट कीजिए आप सर, गुरु वंदना से स्टार्ट कीजिए प्लीज़। चलिए गुरु बंदना से जी। शुरू करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतरे, अमृत कलश हस्ताय सर्वमय विनाशाय, तरलोके नाथाय श्री महाविष्णुवे नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे हरि के जी सर। हे हरि के नजदीक बैठे हमारे गुरु जी, ऐसे ही आप अपना प्यार हम सारे ही निवृत्त रेपिस्ट भाई बहनों पे लगाए रहें, लुटाते रहें, ताकि हम आपके द्वारा मानव के कल्याण में दिए गए इस निवृत्त रेपी वरदान को जन जन तक मानव कल्याण में समर्पित भावना से पहुंचाते रहें। जय गुरु जी, जय निवृत्त। परविंदर जी, जी सर। आज आपका बहुत मस्त लेक्चर होने वाला है बिल्कुल बिल्कुल। हेपरिन के बारे में। बिल्कुल सर। बहुत मजा आएगा हम लोगों को। हम लोग बिल्कुल। अपना अपना ऐसे ही म्यूज करके आपकी मेहनत का आनंद लेते हैं। जी जय सर। गुरु जी, जय निवृत्त। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। सभी को प्रेम नमन और गुरु जी से सप्रेम आशीर्वाद की कामना कि गुरु जी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे और ये हेपारिन का टॉपिक गुरु जी भी समझा दें, हम खुद भी समझने का प्रयास करें। तो जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी के साथ पहले हम समझेंगे कि गुरु के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत, सांसें सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। कि गुरु के सिमरन मात्र करने से ही सारे विघ्न, सारी रुकावटें खत्म हो जाती हैं। सिर्फ एक बार उसको सिमर मतलब याद करने की जरूरत है। उसको याद करते करते सभी साधु संत भी तर गए। तो हम भी पहले गुरु जी को याद करेंगे और आज का जो टॉपिक है हेपारिन ट्रीटमेंट, उसको स्टार्ट करेंगे। तो आज का टॉपिक है हेपारिन। हेपारिन ट्रीटमेंट जो हम सबने दिया बहुत बार है, अभी भी देते हैं। कोई ऐसे दे देता है, कोई लॉजिक समझ के देता है। जो व्यक्ति लॉजिक समझ के देता है उसका रिजल्ट आ जाता है। जो ये समझता है कि सिर्फ हम ये ट्रायल एंड एरर या हवा में तीन मार के या तीर कहीं भी लग जाएगा वो सोच के देते हैं, उनका रिजल्ट कम आते हैं। तो हम जो समझेंगे कि हेपारिन ट्रीटमेंट जो हम देते हैं वो सिर्फ हेपारिन नहीं है, वो पी हेपारिन है। पी हेपारिन का क्या मतलब है? प्लाज्मा हेपारिन या प्लाज्मिन हेपारिन। इसका मतलब है कि हमें दो चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। एक तो हेपारिन भी पढ़ना पड़ेगा और एक प्लाज्मिन भी पढ़ेगा कि प्लाज्मिन क्या है और हेपारिन क्या है। क्योंकि ये दोनों चीज़ें करते ही काम इनका सेम ही है कि क्लॉट को डिसॉल्व करेंगी, लेकिन ये काम करती कैसे हैं और हमारा कौन सा पॉइंट इनको स्टिमुलेट करता है। क्योंकि हमारे ट्रीटमेंट में एट पेन का तो कोई इस्तेमाल नहीं आता कि वो एट पेन हेपारिन बनाता है नहीं बनाता या प्लाज्मिन बनाता नहीं बनाता। एट पेन तो कुछ भी नहीं बनाता इनमें से, तो एट पेन का यूज़ क्यों दिया गोविंद ने, उसको आज हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले लेकिन उससे पहले आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन जाननी पड़ेगी। सिर्फ ये जान लेने से कि हेपारिन से क्लोट डिसॉल्व हो जाएंगे, लेकिन किसके होने वाले हैं भाई ये तो पता है। हम किसी को ऐसे देते रहें, उसको जरूरत ना हो तो क्या करेगा, क्या फायदा होना है उसका कोई। और हम जाने क्यों अब, रिजल्ट तो अच्छा वाला आ रहा है, फिर जानने की जरूरत क्या है। इतने टाइम से रिजल्ट आ रहा है, आगे भी आता रहेगा, तो हम क्यों जाने। गुरु जी ऐसा खजाना छोड़ के गए हैं, ऐसा विज्ञान छोड़ के गए हैं हमारे लिए, जिससे हम शरीर की
हर कोई जो केमिकल्स कम है, एंजाइम्स कम है, हॉर्मोन्स कम है, वो हम शरीर में निर्माण कर सकते हैं। गुरु जी हमेशा कहते थे कि ये एक साइंस है, ये विज्ञान है। इसको उन्होंने विज्ञान की तरह से ही हमेशा पेश किया है। आप सभी ने भी अपने अनुभव में देखा होगा कि एलिमेंट्री का हर ट्रीटमेंट ह्यूमन बॉडी में कुछ ना कुछ एक्शन दिखाता ही दिखाता है। मान लीजिए किसी का दर्द हो रहा है, हमने 6 फिंगर गोल्ड लीवर दिया, उसको दर्द कम हो गया, मतलब कुछ तो उसने ऐसा कुछ अपोजिट काम किया, उसकी जो दर्द कम हुआ। कुछ तो हलचल हुई बॉडी में, कुछ तो लीवर या गोल्ड ब्लैडर ने काम किया। इसलिए इसका मतलब ये है कि हमारा कोई भी पॉइंट है, जो भी हमारा ट्रीटमेंट है वो काम करता है, क्योंकि हर एक्शन का एक रिएक्शन है। जब हमने कोई एक्शन किया बॉडी के साथ तो बॉडी ने हमें रिएक्शन दिया। उस रिएक्शन से हम समझते हैं कि हमारी थेरेपी का बॉडी पर कुछ ना कुछ असर तो आ रहा है। इसीलिए, और ये एक्शन इतना बड़ा रेवोल्यूशन है हमारी मानव जाति के लिए कि हम सोच नहीं सकते, इतना बड़ा वरदान है ये। जिस केमिकल की बॉडी में कमी थी, उसे हम शरीर में ही बना रहे हैं। ये जो कोई छोटी बात नहीं है। ये हम कहें कि हम हेपारिन बॉडी बना रहे हैं, आप समझ नहीं सकते, ये बहुत बड़ी बात है ये। किसी आप मेडिकल स्टाफ के सामने कहें ये बात कि हम तो हेपारिन बना रहे हैं, कैसे बना रहे हो, ये हो ही नहीं सकता बात। जबकि हेपारिन तो वो देते हैं आर्टिफिशियली लेके, एनिमल से लेके, तो तुम कैसे बना रहे हो। अब चलो भाई, जानना पड़ेगा। अब इतनी सब कहानी सुनने के बाद ये तो पता चला कि जिस हेपारिन के लिए, जिस क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए हम हेपारिन ट्रीटमेंट देते हैं, वो क्लॉट होता ही क्या है, वो क्लॉट ही नहीं पता हमारे को। कि हम 8.7 लीटर आर्टिस्ट दे दिया, क्लॉट डिसॉल्व हो जाए। क्लॉट क्या होता है, बना कैसे क्लॉट, किसको बन सकता है क्लॉट। और अब तो बहुत ज्यादा बनने लगे क्लॉट, जब से कोरोना के बाद से लोगों को हार्ट अटैक बहुत आए हैं और क्लॉट बहुत बनने शुरू हुए हैं। उनके बॉडी में डिसॉल्विंग फैक्टर का जो उत्पाद है वो कम हो गया है। तो हम पहले समझेंगे कि ये हमारा और आपका, हम दोनों का, सबका ये ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर है, वस्कुलर सिस्टम है ये, माने जो आर्टरी और वेन्स का सिस्टम है। और इस ह्यूमन बॉडी में होती हैं ब्लड वेसल्स, जिसमें ब्लड ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। ब्लड के इधर उधर जाने के लिए ब्लड वेसल्स काम में आती हैं। जैसे एक पानी के पाइप में पानी ऐसे उड़ के तो जाएगा नहीं, उसको कोई साधन चाहिए। तो वो साधन है ब्लड वेसल्स, इसमें आर्टरीज, वेसल्स, और आपकी आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स, सब कुछ आता है। अब ब्लड का मुख्य कार्य क्या है। उसका कार्य है कि हर सेल तक ऑक्सीजन लेकर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना, जो हम लंग्स के द्वारा देखते हैं। इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, कैसे इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी, मान लीजिए किसी के गले में कोई दिक्कत है, गले में इन्फेक्शन है, तो वहां तक कोई सेल है, थाइमस से भी कोई सेल है, तो वो उड़ के तो जाएगा नहीं, या वो चल के चल जाएगा वहां से। उसको कोई साधन चाहिए, वो साधन है हमारा ब्लड। ब्लड के जरिए ही वो एक जगह से दूसरी जगह ऐसा घूमते घूमेगा, ट्रांसपोर्ट होगा, पहुंच पाएगा। और वो पहुंचेगा कैसे, वो अपने आप देख ले, रिसेप्टर्स के द्वारा निकलता है वो। वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीशन में काम करेगा। जो मटेरियल शरीर से बाहर निकालना है उसे लंग्स, लीवर, किडनी तक ले जाएगा, और वो और स्पेसिफिक ऑर्गन्स मटेरियल को, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देंगी। और ये सारा काम ब्लड का ही है। हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हार्मोन सिक्रीट करेंगे, उसके टारगेट सेल तक पहुंचने का काम भी हमारे ब्लड का ही है, क्योंकि ब्लड ही सब कुछ करेगा यहाँ से। अगर थायरॉक्स T3 T4 अगर रिलीज हुआ है तो वो जाएगा तो ब्लड के जरिए ही। अगर पेंक्रियास से इंसुलिन रिलीज हुआ है, जाएगा ब्लड के जरिए। लेकिन ब्लड का एक और मुख्य कार्य है जिसे हम कहते हैं हेमोस्टेसिस। मानिए ये बॉडी का एक मैकेनिज्म है जिसके द्वारा बॉडी ब्लीडिंग को रोकती है। क्योंकि अगर ब्लीडिंग नहीं रोकी गई तो बॉडी में खून की कमी हो जाएगी, और कहीं ज़्यादा खून निकल गया और हमारे कहीं खून की कमी ना हो जाए, बीपी अचानक से लो ना हो जाए, तो बॉडी हेमोस्टेसिस नामक का मैकेनिज्म का इस्तेमाल करती है। हेमोस्टेसिस क्या होता है, हेमोस्टेसिस मैकेनिज्म है। मान लीजिए अगर हल्का सा यहाँ की कट लग गया, अब कट लगने से खून तो निकलेगा निकलेगा बाहर। वो कट लगने के बाद जो बॉडी रिएक्शन करके उसके खिलाफ, चाहे वहाँ पे सूजन लेके आए, वहाँ की आर्टरीज को कंस्ट्रिक्ट कर दे, उसे कहते हैं हेमोस्टेसिस। वो जो भी सक्षम कार्य कर सकती है बॉडी, वो करेगी। अब ब्लड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं ये देखने पड़ेंगे आपको, क्योंकि आपका क्लॉट बनता ही तो आपके ब्लड के कंपोनेंट से ही है। ब्लड में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, उसमें पहला आता है आरबीसी, जिसे हम सब जानते हैं एरिथ्रोसाइट के नाम से। इसका फंक्शन क्या है, ये ऑक्सीजन ले आएगा, लंग से कैरी करेगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का। और फिर ऑक्सीजन को लेगा, सेल तक छोड़ेगा, और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड उठाएगा, फिर लंग्स में ले जाएगा, फिर ये बाहर निकलेंगे। इसमें बना क्या है? ये बना है हेमोग्लोबिन से। और ये प्रोटीन दैट बाइंड्स ऑक्सीजन एंड गिव्स ब्लड रेड कलर। इस हेमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड को रेड कलर मिलता है। और इसकी शेप जो होती है ये बाई कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स होती है। ये ऐसा दिखेगा आपको, ये दिखने में लगता है गोल है, लेकिन ये पूरा गोल नहीं है। फिर आता है व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि ल्यूकोसाइट्स। फंक्शन क्या होता है? डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शंस, फॉरेन इन्वेडर्स, एबनॉर्मल सेल। इसका काम है कि हमारी बॉडी का एक रक्षा प्रणाली है, जो हमारे कोई बैक्टीरिया आएगा, वायरस आएगा, पैरासाइट आएगा, उसके विरुद्ध ये काम करेंगे। इसमें न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इस्नोफिल्स और बेसोफिल्स, ये सभी आते हैं, और सबका अलग अलग अपना मुख्य रोल है। और सब निभाते भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि ये नहीं निभाते। इसमें एक और आता है प्लेटलेट।
प्लेटलेट का सबसे मुख्य कार्य है। तो क्या आता है, जब भी कोई बीमार पड़ता है, इसके प्लेटलेट डाउन हो गए, प्लेटलेट डाउन हो गए, डेंगू हो गया, फिर प्लेटलेट डाउन हो गए, प्लेटलेट कैसे फिर आए, इसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। इसका फंक्शन क्या है, प्ले अ क्रूशियल रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, यानी हेमोस्टेसिस, फिर हेमोस्टेसिस आया, क्योंकि जब भी ब्लड बहेगा, बाहर जाएगा, तो ये प्लेटलेट जो है वहाँ पे कवरिंग कर लेंगे, छोटे छोटे प्लेटलेट्स होते हैं ये, वहाँ पे जाके ये कवर हो जाएंगे, वो कवर होके उस जगह को सील कर देंगे, ताकि ज़्यादा ब्लड कहीं बाहर ना निकल जाए। ये कैसे बनते हैं, फ्रेगमेंट्स होते हैं मेगा कैरियोसाइट्स के, हमारे बोन मैरो में मेगा कैरियोसाइट्स होते हैं, मेगा कैरियोसाइट्स से ब्लास्ट होते हैं, तो उसमें से ये प्लेटलेट्स निकलते हैं, बड़े छोटे छोटे होते हैं, इसमें दिखते भी नहीं इतनी जल्दी है। फिर तक प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या होता है, एक्ट्स एज अ फ्लूइड मीडियम, जिसके द्वारा आपका जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है। इसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हॉर्मोन्स होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, और बाकी भी सब्सटेंस होते हैं। लेकिन इसी प्लाज्मा में हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जो हमें क्लोटिंग में मदद करते हैं। इसमें क्या क्या होता है, वाटर भी होता है, प्रोटीन्स भी होते हैं, जैसे एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन भी होता है इसमें, जो आपका फिब्रिनोजन काम करता है क्लोटिंग में। फिर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, कैल्शियम भी काम करता है, हॉर्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, गैसेज होती हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जैसे यूरिया, क्रिएटिनिन। तो ये प्लाज्मा में ही बहुत सारे गुण होते हैं, जिसके द्वारा हमारा जो प्रोटीन का कार्य है वो शुरू होता है। फिर प्लाज्मा में प्रोटीन्स होते हैं, पांचवा नंबर एल्ब्यूमिन होता है। इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या होता है, फ्लूइड बैलेंस करना, कहीं पानी ज़्यादा ना हो जाए, कम ना हो जाए, वो बैलेंस करने का काम इसका है। इसमें एक मेन का होता है प्लाज्मा प्रोटीन, इसको कहते हैं फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन का ही मेन काम है एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, एज इट इज कन्वर्टेड टू फिब्रिन। फिब्रिन फाइबर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं। जब प्लेटलेट वहां पर जाके इकट्ठे होते हैं, तो उसके पीछे पीछे फिब्रिन भी आ जाते हैं। फिब्रिन वहां पे आके इकट्ठे होते हैं, जिससे वो एक सीमेंट की तरह वो क्लॉट पक्का हो जाता है, और फिब्रिन वो माने क्लॉट टूट नहीं पाता जल्दी से। इसके अलावा अलग चीजें भी होती हैं, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये सब होते ही हैं जो हम जानते हैं। इसके बाद आता है, इसमें एक मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूंगा पहले, जिससे आपको और बढ़िया समझ में आ जाएगा कि ये काम होता कैसे है। एक मिनट रुकिए, मैं को वीडियो शेयर करता हूँ अभी। 1 मिनट रुकिए बस। इसी वीडियो देख के आपको और बढ़िया समझ आ जाएगा कि ये कार्य होता कैसे है बल्कि। जी, ये देखिए वीडियो। इस वीडियो को देख के आप समझ पाएंगे जल्दी कि जो प्रोटीन का है, प्रैक्टिकली आप देख पाएंगे कि कैसा होता है। देखिए इसमें कंपोनेंट्स काफ़ी सारे दिखाए हुए इसमें, कि ब्लड के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। इसमें फिब्रिनोजन है, प्लाज्मिन भी है। अभी आपको इसका बाद में असर पता चलेगा, अब देखते जाइए इस वीडियो में आप। ये हमारा नॉर्मल ब्लड है जो नॉर्मल फ्लो कर रहा है अभी। इसमें प्लेटलेट है, काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं इसमें। देखिए इसमें प्रोटीन है, सॉल्ट है, आयंस हैं, फैट्स, अलग अलग मिनरल्स हैं, सब कुछ है। इसमें फैक्टर ऑफ ब्लड कोagulation फिब्रिनोजन है, जो आपको यहाँ पे दिखेगा ये फिब्रिनोजन है, इसका मुख्य कार्य है बड़ा, ये हम देखेंगे अभी। इंट्रिंसिक फैक्टर, इसमें इंट्रिंसिक फैक्टर कौन से हैं, ये वो इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है जो हम B12 के लिए इस्तेमाल करते हैं, बल्कि इंट्रिंसिक फैक्टर्स वो हैं जो आपके ब्लड को, जब क्लोटिंग होती है, कोagulation होती है, उसमें कार्य करते हैं। ऐसे 12 फैक्टर्स होते हैं, ये पूरा एक पाथवे होता है, लाइन, एक पूरी प्रोसेस होती है, इसको हम देखेंगे अभी। अभी देखिए पहले एक इन्होंने दिखाया कि क्या क्या फैक्टर थे। फिर मान लीजिए एक सिनेरियो है कि अगर किसी के हाथ में कट लग गया, अब कट लग गया तो उसके बाद क्या होगा प्रोसेस पूरी बॉडी में। अब कट लगने पर मान लीजिए एक आर्टरी इंजरी हो गई, इंजर्ड हो गई है, तो वहां पे क्या होगा, वास्कुलर इंजरी, माने कि वास्कुलर माने कि ब्लड रिच, या ब्लड का फ्लो ज़्यादा है। अब यहाँ से आरबीसी बाहर जाए जा रहे हैं। अब इस टाइम पे प्लेटलेट्स देखेंगे कि यहाँ से ब्लड बाहर जा रहा है। अब प्लेटलेट क्या है, प्लेटलेट और कोलाजन का संबंध ऐसे है कि वो एक दूसरे से जल्दी चिपक जाते हैं, तो जैसे ही प्लेटलेट भी बाहर जाने लगेंगे, तो वो बाहर ना जाकर वहां पर स्किन पे ही चिपक जाएंगे, इसीलिए वहां पर देखिए तो परत बन जाती है। ये देखिए प्लेटलेट यहाँ चिपकने शुरू हो गए, क्योंकि प्लेटलेट और कोलेजन एक दूसरे से चिपक जाते हैं जल्दी। और जब ये प्रोसेस शुरू होती है प्लेटलेट और कोलेजन के जुड़ने की, तो और ज़्यादा प्लेटलेट वहाँ पे आने शुरू होते हैं, और ज़्यादा प्लेटलेट की एक दीवार बन जाती है। फिर उसके बाद फिब्रिनोजन प्लेटलेट से आगे जुड़ जाता है। अब यहाँ पर हेमोस्टेसिस प्रोसेस शुरू हो जाती है।
ये प्रैक्टिकली देख लीजिए आप कि क्या होता है क्लॉटिंग के एक प्रोसेस में पूरे में। अब इमोबिलाइज्ड फिब्रिनोजन, ये क्या होता है कि जो फैक्टर्स हैं, आपके 12 फैक्टर्स हैं क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, वो 12 फैक्टर्स भी यहाँ पे आकर जुड़ना शुरू हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक पूरी दीवार बन गई सीमेंट की तरह, एक बड़ा ठोस हो गया है ये क्लॉट अब। और क्लॉट ये अपने आप डिजोल्व हो भी जाता है आमतौर पर। अब हम देखेंगे ये इसका टाइम 24 से 48 घंटे का है, यानी कि 1 से 2 दिन में ये पूरा सूख जाता है और फिर अपने आप डिजोल्व भी हो जाता है। अब यहाँ पर काम करता है प्लाज्मिन इसको तोड़ने में। अब यहाँ देखेंगे प्लाज्मिन हेपारिन क्यों था, यही प्लाज्मिन ने आया क्लॉट को तोड़ दिया और आपका वाउंड ठीक है। और इसमें ये भी है कि मान लीजिए इसने प्लाज्मिन वहां पर आ गया जहां पर क्लॉटिंग थी, नॉर्मल सिनेरियो ले रहे हैं, प्लाज्मिन ने क्लॉट तोड़ भी दिया। क्लॉट टूटने के बाद मान लीजिए कोई दीवार टूटने के बाद वहां पर ईंटें मिट्टी वगैरह बिखर जाती हैं, तो उसको जो डिग्रेड करने का काम है, जो वेस्ट प्रोडक्ट निकल गया क्लॉट को खत्म होने के बाद, वो काम होते हैं मैक्रोफेजिस के। मैक्रोफेजिस और इस्नोफिल्स आकर उसको खा जाते हैं पैगोसाइटोसिस के द्वारा। और ऐसा ही हमारा जो मैं बताना चाहता था आपको, हेमोस्टेसिस का जो प्रोसेस था पूरा, वो इसी तरह काम करता है। तो आपको मैं देख रहा हूँ कि आपको पसंद आया होगा कि ये इस तरह से ही कुछ काम होता है हमारे बॉडी में। हाँ, तो अपनी वीडियो के जरिए देखा कि प्रैक्टिकली क्या होता होगा वहाँ पे अंदर। अब प्रैक्टिकली तो हमने देख लिया, अब हम फिर से देखेंगे अपने थ्योरी में। जैसे कि अभी जैसा ही ब्लड वेसल में डैमेज होता है, डैमेज आता है, इंजरी होती है वहाँ पे ब्लड वेसल में, तो उस इंजर्ड साइड पर एक मैकेनिज्म चालू होता है, इसका नाम होता है हेमोस्टेसिस। जिसका काम है कि जहां भी कोई ब्लड वेसल इंजर्ड हुई है, डैमेज हुई है, उसी समय ये मैकेनिज्म एक्टिव होगा और हर संभव प्रयास करेगा कि उस इंजर्ड साइट पर हीलिंग की प्रोसेस शुरू हो जाए, जिसके द्वारा ज़्यादा खून बाहर ना जाए। अब ज़्यादा खून अगर बाहर चला गया तो आपको पता है कि दिक्कत बढ़ जाएगी हमारे लिए। अब हीमोस्टेसिस की जो प्रोसेस है उसमें 7 स्टेप आते हैं। पहला होता है वास्कुलर स्पाज्म, यानी कि जहाँ पर भी वो इंजरी हुई है आर्टरी में, वहाँ पर वो हीमोस्टेसिस के द्वारा कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। कंस्ट्रिक्शन के द्वारा क्या होगा कि वहाँ पर ब्लड का फ्लो कम कर देंगे वो, क्योंकि ब्लड का फ्लो कम होगा तो वहाँ पर ब्लड का जो ब्लीडिंग है वो भी कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। प्लेटलेट एडेशन, यानी कि अभी देखा हमने कि प्लेटलेट जो थे वो कोलेजन से क्या अटैच हो गए, तो वहाँ पे दीवार बननी शुरू हो गई। प्लेटलेट एक्टिवेशन एग्रीगेशन, प्लेटलेट एक ऐसा केमिकल रिलीज करेंगे उस टाइम पे जिससे वो अपने साथ और ज्यादा प्लेटलेट को अट्रैक्ट करेंगे और जल्दी जोड़ लेंगे। फिर से एक आ गया कोगुलेशन कास्केड, ये फिर एक पूरी की पूरी एक 12 फैक्टर्स के एक शुरू हो जाएगी प्रोसेस जिसके कहते हैं कोगुलेशन कास्केड। फिर फिब्रिन फॉर्मेशन, फिब्रिन्स वहाँ पे आके जुड़ना शुरू होंगे। फिब्रिन्स जब जुड़ेंगे तो वो क्लॉट जो है वो स्टेबल होएगा, एक सीमेंट की तरह जुड़ जाएगा वहाँ पे, हिलेगा डुलेगा नहीं। फिर जब वहाँ पे रिपेयरिंग का काम शुरू होगा, रिपेयरिंग के बाद फिब्रिनोलाइसिस होगा, यानी कि ऐसे एंजाइम्स आएंगे जो आपके क्लॉट को तोड़ देंगे। अब फिर यहाँ पर सिनेरियो 2 आ गए, समझिए। हेमोस्टेसिस क्या है, एक पूरा मैकेनिज्म है जिसके जिससे कि ब्लीडिंग को रोका जा सके। और इसे इसी का एक हिस्सा जिसके जिसे कहा जाता है ब्लड कोगुलेशन। ब्लड कोगुलेशन हेमोस्टेसिस का एक हिस्सा है जिसका काम है कि इंजर्ड साइड पर क्लॉट बनाकर वहां पर ब्लीडिंग को रोकना। अब ब्लड कोगुलेशन क्या होता है, माने आपके इस टाइम भी हमारे बॉडी में क्लॉट बन रहे हैं, टूट रहे हैं, बन रहे हैं, टूट रहे हैं, लेकिन कई लोगों में होता है कि वो क्लॉट बना और क्लॉट बना ही रह गया। ब्लड कोगुलेशन एक तरह का प्रोसेस है जिसके द्वारा इंजर्ड साइट पर क्लॉट यानी कि थ्रोम्बस, थ्रोम्बस सुना होगा आपने, जिससे डीप वेन थ्रोम्बोसिस नाम की बीमारी होती है, तो क्लॉट को ही थ्रोम्बस कहते हैं। जिससे जिससे इस इंजर्ड साइट को बंद किया जा सके ताकि एक्सेस ब्लीडिंग को ना हो पाए। इस ब्लड कोगुलेशन प्रोसेस में भिन्न प्रकार के क्लोटिंग फैक्टर्स काम करते हैं। ये क्लोटिंग फैक्टर्स एक तरह के प्रोटीन्स ही होते हैं जो ब्लड प्लाज्मा में मौजूद पहले से ही होते हैं। इन क्लोटिंग फैक्टर्स का क्लॉट को बनाने में और क्लॉट को स्टेबलाइज करने में बड़ा अहम रोल है। कुल मिला के 12 क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं। और एक बात पर ध्यान दीजिए कि लगभग सभी क्लोटिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स ही होते हैं, और जो प्रोटीन का सिंथेसिस है यानी कि क्लोटिंग फैक्टर का जो सिंथेसिस है वो लीवर में ही होता है। ये 12 क्लोटिंग फैक्टर्स हैं। यहाँ पे दिखेंगे आपको 13 लिखे हुए हैं, लेकिन होते 12 ही हैं, ये 6 इसमें नहीं होता। अब वेद में से हर्षा जानते हैं। अब शरीर में क्लॉट बनता कैसे है समझें। रक्त में 12 केमिकल्स हैं क्लॉटिंग के लिए, इन्हें क्लॉटिंग फैक्टर्स कहा जाता है। इनमें मुख्य हैं विटामिन के, प्लेटलेट अभी हमने देखा, प्लेटलेट सेल, और कैल्शियम जो रक्त में ही मौजूद होते हैं। लीवर भी 2 क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाता है जिन्हें कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन। जब शरीर में कोई मार लगती है या घाव होता है तब ये दोनों केमिकल लीवर से निकलकर रक्त के द्वारा प्रवाहित होकर उस जगह पहुंचते हैं जहां पर इंजरी हुई है।
मार के कारण प्लेटलेट टूटते हैं, जो थ्रोम्बोकाइनेज नाम का एंजाइम निकालेंगे। ये ब्लड में स्थित कैल्शियम की उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करते हैं। ये थ्रोम्बिन लीवर से निकले हुए फिब्रिनोजेन को फिब्रिन नामक केमिकल में बदल देगा। इसमें एक और बात समझिए कि जितने भी 12 केमिकल्स हैं, ये ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होता है इसमें। एक केमिकल निकलेगा, उसके द्वारा दूसरा चालू होगा, फिर एक निकलेगा, फिर दूसरा चालू होगा, ऐसे निकलते निकलते दूसरे चालू होंगे। ये इन्हें कहते हैं कोफैक्टर। यानी कि एक फैक्टर तो है ये 12, कोफैक्टर होता है जो फैक्टर को भी इनिशिएट करेगा। इसलिए इस पे कोफैक्टर्स बहुत सारे हैं। एक दूसरे को करेगा, दूसरा तीसरे को करेगा, ऐसे करते करते पूरी प्रोसेस है ये। यह थ्रोम्बिन लीवर से निकले हुए फिब्रिनोजन को फिब्रिन कन्वर्ट करेगा। यह फिब्रिन उस घायल जगह में एक पतला सा जाल बना देगा, जिसमें टूटे हुए आरबीसीज फंस जाते हैं, जो थक्का यानी कि क्लॉट बनकर उस जगह को जल्दी भरने में मदद करेंगे। क्योंकि अगर वहां पर क्लॉट बना होगा, मान लीजिए कोई सड़क पे हादसा हो गया, कोई बैरियर टूट गया, तो वहां पे क्या करेंगे, सड़क टूट गई मान लीजिए, तो उस जगह को वो लोग बैरियर से कवर कर देते हैं। ऐसा ही इसमें है, जो जगह टूट गई, जो आर्टरी टूट गई, उस जगह को क्लोटिंग के द्वारा कवर कर दिया, सिंपल। कवर करने से वहां पे जल्दी से रिपेयरिंग हो जाएगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर किसी के लीवर से थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन या फिब्रिनोजन ना निकले, या अगर कैल्शियम, प्लेटलेट या विटामिन के जैसे अन्य क्लोटिंग फैक्टर की कमी हो, उसके शरीर में क्लोटिंग नहीं होगा। यानी कि खून निकलता ही रह जाएगा वहां पे, दीवार नहीं बनेगी, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म कम हो जाएगा उसका। उसके कारण मामूली चोट लगने पर भी उससे लगातार ब्लीडिंग होता है। और ये लेडीज में भी देखा गया है ऐसा, जिसके लिए हम अलग अलग ट्रीटमेंट हमारे पास हैं। तो शायद ऐसा होता हुआ कि ब्लड पीएच ज़्यादा एसिडिक हो तो थ्रोम्बोकाइनेस ठीक से काम नहीं करेगा। ये भी बड़ी बात है। एक प्रोटीन को एक्टिवेट होने के लिए भी एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट चाहिए, जैसे हमने उसमें देखा पेंक्रियाज में। पेंक्रियाज के एंजाइम्स को कन्वर्ट होने के लिए, एक्टिवेट होने के लिए एल्कलाइन एनवायरनमेंट चाहिए। एसिडिक एनवायरनमेंट में प्रोटीन जल्दी से एक्टिवेट नहीं होते। प्रोटीन की प्रक्रिया को नियमित तरीके से याद रखना चाहिए। पहले प्रोथ्रोम्बिन होगा, उसका कैल्शियम आएगा, फिर थ्रोम्बोकाइनेस आएगा, फिर थ्रोम्बिन बनेगा। थ्रोम्बिन्स और फिब्रिनोजन मिलेंगे तो फिब्रिन फाइबर बनेंगे। फिब्रिन रक्त कोशिका में जाएंगे तो जाकर क्लॉट बनेगा। तो ये वो लंबी प्रोसेस चलती है एक। ब्लड कोगुलेशन के प्रोसेस में ये सभी फैक्टर्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। यानी कि एक चालू होगा तो दूसरा चालू होगा, माने एक फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए दूसरा फैक्टर यानी कि को फैक्टर की जरूरत होगी। अब यहाँ क्लॉट बन भी गया, ठीक है। अब दो सिनेरियो निकल के आते हैं, ध्यान दीजिए, अब ये बड़ी बात है। एक ही है कि यहाँ तो क्लोटिंग ठीक से हो ही ना, ब्लीडिंग चलती रहे, एक नंबर। दूसरा, क्लोटिंग हो गई, ये कि अगर क्लोटिंग हो जाए तो वो वापस से डिजोल्व ही ना हो। अब डिजोल्व ना हुई तो वहाँ ब्लॉकेज पैदा होनी शुरू हो जाएगी। क्लोट को खोलने की प्रक्रिया को, जो कि सबसे लास्ट प्रक्रिया है, उसको कहते हैं फिब्रिनोलाइसिस। पहले की सभी प्रक्रिया हमने देख ली कि क्लोट बना कैसे है, उसकी एक्टिवेशन कैसे, वो सब कुछ देख लिया। लेकिन आखिरी जो इसकी स्टेज है उसको कहते हैं फिब्रिनोलाइसिस। अब अगर यही ना हो तो वहाँ क्लोट बना रह जाएगा और पेशेंट को दिक्कत आएगी। रक्त का गुण है कि जब तक वह तेजी से चलता रहता है तब तक कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर वह किसी भी जगह रुक गया या उसकी गति धीमी हो गई, तो वहां पर क्लोटिंग होनी क्या शुरू हो जाएगी। ये कुदरत का नियम है जो हमारे रक्षा के लिए बनाया गया है। अगर ऐसा नहीं हो तो कहीं मार इत्यादि लगने पर भी रक्त बहता रहेगा। रक्त से अधिक ज्यादा बहने से डेथ भी हो सकती है, डिपेंड करता है कैसी चोट है। इसके विपरीत, अगर नलिकाओं के अंदर अनचाही रूप से क्लोटिंग हो जाए, वह भी जानलेवा है। तो इससे बचने के लिए कुदरत ने एक तरकीब निकाली है। हमारे शरीर में विशेष सेल्स हैं जो हेपारिन नाम का केमिकल बनाते हैं। हेपारिन का कार्य है कि वे रक्त में जो क्लॉट्स बने हुए हैं, थक्के बने हैं, उनको बनने ही नहीं देगा। शरीर में जितना हेपारिन बनता है उसका करीब 85% मास लीवर और लंग्स के मास सेल्स बनाते हैं। बाकी 15% हेपारिन जो है वो पेपिलरी कनेक्टिव टिश्यू, माने जो हमारे दो टिश्यूज हैं, अगर ये हाथ के इधर टिश्यूज हैं अंदर, उसके बीच की जगह में कनेक्टिव टिश्यू जो जिसके जोड़ रखा है इसने, वहां बनते हैं। और इसमें देखिए कि जो हेपारिन है वो लिवर और लंग से बना, पैंक्रियाज में नहीं बना अभी भी। ये हुआ भविष्य में क्लोटिंग से बचने के लिए उपाय। अब जो क्लोट बन चुका है वह कैसे घुलता है, जरा वही भी समझें। जैसे हमने देखा अभी वीडियो में भी कि लास्ट में जो है प्लाज्मिन आता है। प्लाज्मिन आएगा तो क्लॉट टूटेगा। हमारे शरीर में रोजमर्रा में कामकाज में छोटा मोटा माल लगता है, और कई सारे क्लॉट टूट रहे हैं, बन रहे हैं, अभी भी होता ही रहता है। उन धक्कों के अंदर अन्य प्लाज्मा प्रोटीन के साथ प्लाज्मिनोजन नाम का एक केमिकल होता है। प्लाज्मिनोजन एक इनएक्टिव फॉर्म है। मार लगने के कुछ घंटों बाद घायल टिश्यूज तथा रक्त निकायों के एपिथेलियम यानी अंदर की परत, टीपीए, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, यानी कि जो प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट करके प्लाज्मिन में कन्वर्ट करेगा, उसको टीपीए कहते हैं। ये टीपीए काफी धीरे धीरे काम करने वाला एंजाइम है, जिसे हमने भी देखा कि 24 से 48 घंटे लगते हैं।
जिसके प्रभाव से प्लॉट के अंदर का प्लाज्मिनोजन करीब 24 घंटे के बाद प्लाज्मिन नामक केमिकल में बदलेगा। यह प्लाज्मिन एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, यानी प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, जो ट्रिप्सिन से मिलता जुलता है। अब यही बात देखिए, हमारा एट पेन जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करता है, और उन डाइजेस्टिव एंजाइम्स में एक ट्रिप्सिन का एमोट्रिप्सिन नामक केमिकल भी रिलीज होता है। ये प्लाज्मिन एक जो फिब्रिन के फाइबर्स होते हैं उनको ही नहीं बल्कि क्लोटिंग फैक्टर्स को भी पहचानने में सक्षम है। जितने भी क्लोटिंग फैक्टर्स 12 के 12 हैं उनको भी ये प्लाज्मिन पचा सकता है। इस तरह के सेवक क्लॉट को घोलने में समर्थ है। शरीर के अंदर छोटी रक्त नलिकाओं में जब क्लॉट बनते हैं तो इस प्रक्रिया के द्वारा उनको खोला जाता है। फिब्रिन को खत्म करने या पचाने के लिए जो प्रक्रिया है, इसको कहते हैं फिब्रिनोलाइसिस। पर अगर शरीर में प्लाज्मिनोजन या टीपीए ठीक से ना बने तो ये क्लॉट बढ़ते जाएंगे, जो जगह जगह पर रक्त के प्रवाह में रुकावट डालेंगे, जो पैरालिसिस या अन्य बीमारी का कारण बन सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि पेशेंट को अचानक पैरालिसिस आ गया, हो सकता है उसके अंदर डिसॉल्विंग फैक्टर या प्लाज्मिन ना बन रहा हो। तो हमने प्लाज्मिन देखा, अभी प्लाज्मिन का जो है मिलता जुलता है, वो प्लाज्मिन की जो स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर है, वो ट्रिप्सिन से मिलता जुलता है। इसीलिए भी गुरुजी ने एट पेन का इस्तेमाल किया हो। अब इसमें हेपारिन जो है वो लीवर, लंग्स और कनेक्टिव टिश्यू में बनता है। ये इसलिए है कि ये दोनों जगह या अंग, लिवर और लंग्स, ये बहुत ही कम समय के लिए ही सही लेकिन अत्यंत धीमी गति से होता है। लिवर में कुफर सेल्स नामक सेल्स हैं जिनका कार्य है कि हर 120 दिन से पुराने आरबीसी या रक्त में कोई कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरस हो, उन्हें 1 सेकंड के 100वें हिस्से के अंदर अंदर खत्म कर देना, ये नष्ट कर देना। नष्ट किए गए सेल्स से प्राप्त बचे हुए पदार्थ को लीवर में संचित करके दोबारा जरूरत के अनुसार उपयोग किया जाता है। इस कार्य से को ठीक से करने के लिए लीवर के अंदर की नलिकाएं यानी साइनोसॉइड्स बहुत ही संकीर्ण या टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। समझिए बात को कि लीवर के अंदर के जो कैपिलरीज हैं वो बहुत ही ज्यादा पतली हैं। अब कहीं वहां पे कोई क्लॉट बन के वहां पे कोई ब्लास्ट ना हो जाए, हेमरेज ना हो जाए, या फिर वो ब्लड धीमा ना पड़ जाए, तो वहां पर के जो सेल्स हैं, मास्ट सेल्स हैं, वो ज्यादा से ज्यादा हेपारिन बनाते हैं। और हमने देखा है कि हेपारिन से ब्लड का फ्लो भी बढ़ता है। इसीलिए कई जगह पर हमने देखा है कि गुरुजी ने ब्लड का फ्लो बढ़ाने के लिए भी हेपारिन का ट्रीटमेंट यूज किया है। दूसरी जगह लंग्स, लंग्स की एल्वोलाई, जिसमें जिसमें भी 1 सेकंड के 100वें सेकंड के अंदर कैपिलरी के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर एल्वोलाई के अंदर घुसना है और वहां से बाहर भी निकलना है। कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, ऑक्सीजन जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। वहां पे भी इतनी तेज रफ्तार है कि वहां पे क्लॉटिंग होने का खतरा रहता है। उससे बचने के लिए ही एल्वोलाई के आसपास की मास्ट सेल्स हेपारिन नाम का प्रोटीन केमिकल बनाएगी। इसका मतलब है कि अगर हम लीवर और लंग्स को उकसाएं तो हेपारिन बना सकते हैं और भविष्य में होने वाले क्लॉट से बच सकते हैं। लेकिन अभी भी 8 पेन से हेपारिन नहीं बना। इसमें आता है प्लाज्मिन हेपारिन। जो प्लाज्मिन था, प्लाज्मिन इज नॉट फाउंड एज अ डिस्टिंक्ट एंटिटी इन द बॉडी इन द नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। नॉर्मली ऐसे नहीं मिलता कि हम देखेंगे तो मिल जाएगा। ये प्लाज्मिनोजन के रूप में मिलता है। प्लाज्मिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है प्लाज्मिन का। जब भी कोई क्लॉट बनेगा, कोई डिसॉल्व करने का कोई काम आएगा, तब ये प्लाज्मिनोजन प्लाज्मिन में कन्वर्ट होता है। और जनरली ये इसका सिंथेसिस जो है वो लीवर में होता है, फिर लीवर का काम आता है। एट पेन का काम अभी भी नहीं आया। जब भी कोई ब्लड क्लॉट बनेगा, इंजरी होगी, तो प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स यानी कि टीपीए प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करेगा, जो कि फिब्रिन को खत्म करेगा और क्लॉट को खत्म करेगा। मोटी मोटी बात यह है कि प्लाज्मिन जो है वो प्लाज्मिनोजन से कन्वर्ट होने के बाद प्लॉट को खोल देगा और फिब्रिनोलाइसिस के जो प्रोसेस है चलती रहेगी वो। अब अधिकतर काम तो लीवर कर रहा है, फिर पेंक्रियाज क्यों दे रहे हैं? चेस्ट ओनली भी देखने को मिला है कि हेपारिन बना सकता है, फिर पेंक्रियाज का क्या काम है? पेंक्रियाज का काम यह है कि पेंक्रियाज के पास एक पाचक एंजाइम है। पहले हमने देखा कि क्लोटिंग फैक्टर्स जो है वो प्रोटीन से ही बने हैं, और पेंक्रियाज के पास जो है लाइपेज है, एमाइलेज है, ट्रिप्सिन का एमोट्रिप्सिन है, जो कि क्लॉट के अंदर के प्रोटीन को, चाहे फैट्स भी हो, हर चीज को वो डाइजेस्ट कर सकती है। इसीलिए गुरुजी ने हेपारिन ट्रीटमेंट में एट पेन का इस्तेमाल किया है। हालांकि एट पेन को डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं है कि प्लाज्मिन बनाएगा हेपारिन बनाएगा। हेपारिन प्लाज्मिन बनाना तो लीवर और लंग्स देख ही रहे हैं। गुरु जी ने जो पी हेपारिन फॉर्मूला बनाया, यानी कि 8 पेंक्रियाज, 7 लीवर, 8 चेस्ट ओनली, इसमें पेंक्रियाज सपोर्टिव है, बाकी केमिकल्स के सपोर्ट करता है वो। पेंक्रियाज ना हेपारिन बनाएगा ना प्लाज्मिन बनाएगा, लेकिन वो हेल्प कर सकता है डिग्रेडेशन में, यानी कि जो फिब्रिन फाइबर्स हैं उनको डिग्रेड कर देगा जल्दी वो। हेपारिन फॉर्मूला में पेंक्रियाज को उकसाने का क्या राज है? ये वेद का ही पार्ट है। अगर हम सड़क से गुजरते समय ये देखें कि लड़के एक दूसरे से मिलते जुलते शक्ल के नजर आए, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि शायद वो एक ही माँ बाप के संतान हो? ऐसा लिखा गया है कि प्लाज्मिन एवं फिब्रिनोलाइटिक एंजाइम है जो ट्रिप्सिन से मिलता जुलता है। ट्रिप्सिन तो पैंक्रियाज द्वारा प्रोटीन्स को पचाने के लिए बनाया जाता है, एवं शरीर में प्रोटीन्स को पचाने का मुख्य दायित्व पैंक्रियाज का ही है।
तो क्या ये संभव नहीं कि प्लाज्मिन भी पेंक्रियाज ही बना रहा हो? ये एक सिर्फ तथ्य है कि हो सकता है ऐसा हो, लेकिन ऐसा ही है ये नहीं है, वो हमारे को ढूंढना होगा। तो हमारे हेपारिन फॉर्मूला में मुख्य तौर पर लीवर ही हेपारिन बना रहा है। साथ के 2 पॉइंट यानी कि 8 पेन और 8 चेस्ट ओनली उसके साथ सपोर्टिंग है। 8 पेन क्या करेगा? 8 पेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाएगा, नहीं प्रोटीएसेस बनाएगा, आपका ट्रिप्सिन कैमोट्रिप्सिन है, माइलेज है, अलग अलग एंजाइम्स जो प्रोटीन को डिग्रेड कर देंगे वहां से। और 8 चेस्ट ओनली भी एक बात तथ्य है एक, कि जब हम चेस्ट ओनली देते हैं तो वो एल्कली बढ़ाता है। एल्कली बढ़ने का मतलब है कोई ऐसा केमिकल रिलीज हो रहा है वहां से जो कि वासो कंस्ट्रिक्शन कर रहा है। क्योंकि हम जब लो बीपी को हाई करना हो तो हम लंग शॉटर का इस्तेमाल करते हैं जो कि बीपी को बढ़ाता है। तो हो सकता है ये गुरुजी ने इसलिए भी दिया हो कि कहीं हेपारिन से बीपी ज़्यादा कम ना हो जाए या कुछ कम ज़्यादा ना हो जाए, तो उसका एच ने चेस्ट ओनली भी ऐड कर दिया हो, ये भी सकता है। गुरुजी ने हर चीज़ के लिए सपोर्टिव दिया ही दिया है। एलोपैथी में भी आर्टिफिशियल तरीके से हेपारिन का इंजेक्शन देते हैं। इंजेक्शन बनता है कैसे है? वो जानवर से बनता है, जानवर के अंदर से ब्लड निकाल के उसमें से फिर उसको सेंट्रीफ्यूगेशन से अलग करते हैं। लेकिन एलोपैथी में जो उनका हेपारिन का इंजेक्शन है, दवाइयाँ हैं, उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। एलर्जी हो सकती है, मान स्किन रैश हो गए, इचिंग हो गई, ये स्वेलिंग आ गई फेस पे, लिप्स पे, जीभ पे, उसमें बुखार भी आ सकता है। हेपारिन का जो जो आपका बाजार से मिलने वाला हेपारिन है उसमें आपको बुखार आ सकता है, उल्टियाँ लग सकती हैं, नौजिया हो सकता है, ब्लीडिंग बढ़ भी सकती है कहीं ना कहीं, स्पॉट्स आ सकते हैं कहीं ना कहीं जो ये दिखाएंगे कि वहाँ ब्लीडिंग बढ़ गई है या कोई बस्ट हो गया कुछ। लेकिन हमारे ट्रीटमेंट का यही खास बात है, गुरु जी की तपस्या यानी एलिमेंट की यही खासियत है कि हमारे ट्रीटमेंट से किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होता। उसके 2 कारण हैं। पहला, गुरु जी ने जो फॉर्मूला बनाए हैं वो इस तरह से बनाए हैं कि वो डिजायर्ड केमिकल भी जाए, बना वो जो चाहिए वो बने तो बने, और उसका सिक्रेशन कहीं जरूरत से ज़्यादा ना हो जाए, इसका भी गुरु जी ने हर केमिकल में, हर केमिकल फॉर्मूला में ध्यान रखा गया है। दूसरा यह है कि जैसे ही ब्लड में हेपारिन सर्कुलेट होगा उसके पीछे पीछे एक हेपारिनेस नाम का केमिकल आएगा जो 1.5 से 4 घंटे के अंदर अंदर हेपारिन को खत्म कर देगा। तो ऐसा नहीं कि हमने हेपारिन बनाया कि वो एक चलता रहेगा पूरे पूरे दिन काम करेगा, नहीं। हेपारिन का काम सिर्फ 1.5 से 4 घंटे का ही होता है। उसके पीछे फिर हेपारिनेज आता है। जो भी कोई केमिकल हमारी बॉडी में, उसका एंटीवी है हमारी बॉडी में ही। देखो हरि ने क्या सिस्टम बनाया है कि कहीं हेपारिन भी ज्यादा ना हो जाए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए एक अलग हार्मोन बनाया है। तो हेपारिन में के अलग अलग काम है। अनचाहे तक्कों को खोलना, जो हमने देखा ही है, एमआर सीपी पैलिसिस, किडनी की दिक्कतें, क्लॉट्स आना, शरीर में कहीं भी क्लॉट होगा, डायबिटीज, कार्पल टनल सिंड्रोम, टार्सल टनल सिंड्रोम, हाइपोथायराइडिज्म, अर्थराइटिस, थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसाइटोसिस, एवियन जैसी बीमारी में। एवियन भी क्यों? एवियन में भी जगह वहाँ पर ब्लड की कमी होती है, ब्लड सर्कुलेशन की कमी होती है। हमारा पी हेपारिन जो है, फिर हेपारिन फॉर्मूला है, वो ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है। इसीलिए भी हम ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए भी हेपारिन फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। और गुरु जी ने कहा बताया इसमें कि अगर हेपारिन फॉर्मूला से पहले अगर हाफ के 6 सेकंड भी दिया जाए तो और ज़्यादा लाभ देखने को मिल सकता है। ये हमने सिर्फ हेपारिन ट्रीटमेंट के लॉजिक पर बात की है। इसके अलावा गुरु जी ने अलग अलग फॉर्मूला बनाए हैं, अलग अलग स्थितियों के लिए बनाए हैं। तो हर पेशेंट की हिस्ट्री और स्थिति देखकर ही उचित हेपारिन ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अलग अलग ट्रीटमेंट है। टीटी हेपारिन भी है, जे हेपारिन भी, ए हेपारिन भी, एम हेपारिन भी है। तो हर किसी का अलग अलग काम है। जैसे यहाँ पे दिखाया है, ए हेपारिन भी है, अगर म्यूकस जीरो में दर्द हो तो ए हेपारिन। अगर रात में क्रैम्प्स आए या फिर कैल्शियम की कमी हो या फिर आपके क्लॉट्स में कैल्शियम जमा होता है, तो वैसे लोगों को भी जे हेपारिन से फायदा होता है। जी हेपारिन, एम हेपारिन, टी हेपारिन, जिसको चोट से थक्का बना उसको भी काम करता है ये। तो अलग अलग है, हर एक किसी का काम अलग अलग है हमारा। लेकिन इसमें अनुभव से प्राप्त कुछ 2 सूत्र हैं जो विपिन जी ने सबके लिए कुछ साझा किए हैं कि लेफ्ट साइडेड दिक्कत में एक तो ए हेपारिन भी काम करता है अच्छा, या पी हेपारिन भी काम करता है। जो हम आजकल भी यूज करना शुरू किया वो ए हेपारिन के साथ 8 लेफ्ट पार्को और 6 ADR। इससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है लोगों को जिनको लेफ्ट साइड की दिक्कत है, लेकिन वो देख के देना जरूरी है। और राइट साइड की दिक्कतों में एम हेपारिन अच्छा कार्य करता देखा गया है। लेकिन अब किसी पेशेंट को कौन सा ट्रीटमेंट देना चाहिए ये उसकी स्थिति बताएगी। अनुभव से ये प्राप्त होता है विपिन जी ने, ये तथ्य है कि एमापारिन अकेला देने से कुछ पेशेंट को दिक्कत बढ़ जाती है कई बार। तो आजकल एमापारिन से पहले ये तो ऑक्सीजन ट्रीटमेंट, ये एमापारिन के बाद 15 मेडुला 8 ADR या 6 ADR देने से भी पेशेंट को अच्छा फायदा मिला है। इसमें आप देखेंगे कि हेपारिन फॉर्मूला जो है गुरुजी ने इतने बड़ी तरीके से डिजाइन कर रखा है कि 8 पेन 7 लिवर 8 चेस्ट। इसके बारे में कुछ सोच भी नहीं सकता कि 8 पेन क्यों दिया उन्होंने, क्योंकि पैंक्रियास तो ना प्रोटीन बना रहा है ना आपका हेपारिन बना रहा है, लेकिन फिर भी गुरुजी ने ऐड किया। उनकी सोच कहाँ तक गई होगी कि हम सोच भी नहीं सकते, वहां तक इतनी ऊंची सोच है गुरु जी की। इस पूरे क्लास का उद्देश्य सिर्फ ट्रीटमेंट का या रिजल्ट बताना नहीं है,
बल्कि एक बेसिक जानकारी प्राप्त करना भी है, जो हर न्यूरोथेरेपिस्ट को पता होनी चाहिए कि उनके द्वारा दिए जा रहे ट्रीटमेंट से बॉडी में क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। हमने इतने एक छोटा सा ट्रीटमेंट है, शायद 1 या 2 मिनट का ट्रीटमेंट होगा ज़्यादातर हेपारिन ट्रीटमेंट, क्योंकि यदि कोई भी पूछे तो हमारे पास उसका जवाब होना जरूरी है। और पढ़ाई और ट्रीटमेंट के लॉजिक के प्रति हमारा इंटरेस्ट भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि आजकल का टाइम ऐसा है कि कोई भी पेशेंट हो, पेशेंट भी हमसे ज़्यादा समझदार है। वो पूछता है तुम क्या कर रहे हो, क्यों दबा रहे हो यहाँ पे, तुमने ये क्या किया है अभी, तुम्हारा ट्रीटमेंट कैसे काम करेगा, क्या काम करेगा, तुमने यहाँ दबा के पैंक्रियास को किया और उसको कैसे स्टिमुलेट हुआ, लिवर को कैसे स्टिमुलेट किया, चेस्ट ओनली को कैसे स्टिमुलेट किया, लंग्स को। तो इन सब की जानकारी होनी ज़रूरी है आपको। इसीलिए हमारे क्लास का उद्देश्य यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो मिले, जानकारी मिलती रहे, क्योंकि इस बारे में जानना जिसके बारे में बहुत कम बात होती है, वो भी जरूरी है। तो आशा है कि गुरु जी की कृपा से आप सभी को ये लॉजिक समझ में आया होगा और इस क्लास का उद्देश्य समझ में आया होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और ये विनती करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा समझिए हर ट्रीटमेंट के लॉजिक को, क्योंकि जो हेपारिन ट्रीटमेंट भी है, गुरु जी ने बताया कि इसका भी लॉजिक है देने का, कि यदि व्यक्ति को दर्द बार बार आए तो समझना चाहिए कि वहाँ कोई ब्लॉकेज है, ये कोई क्लॉट है जिसके द्वारा दर्द बार बार आ रहा है। और गुरु जी का किस्सा भी ऐसी कि किसी एक बार किसी एक थेरेपिस्ट ने एक किसी व्यक्ति को चोट लगी हुई थी, पेशेंट को, उसको उन्होंने हेपारिन ट्रीटमेंट दे दिया थेरेपिस्ट ने। और हेपारिन ट्रीटमेंट देते के साथ ही वहां से ब्लीडिंग शुरू हो गई वापस से, जहाँ चोट लगी हुई थी। उसने बताया गुरुजी को कि गुरुजी तो वापस ब्लीडिंग शुरू हो गई। तो गुरुजी ने कहा देखा, मैंने कहा था ना कि हेपारिन ट्रीटमेंट काम करता है, ये हेपारिन ही बना रहा है बॉडी में। तो ऐसा भी कई जगह देखा गया है, क्योंकि किसी पेशेंट के चोट लगी हुई थी, मुंबई चोट लगी थी, किसी व्यक्ति ने इसको हेपारिन ट्रीटमेंट दे दिया, तो चोट का जो पूरा वो नीलापन था या खून था वो पूरे उसमें फैल गया। तो इससे पता चलता है कि हमारा ट्रीटमेंट से हेपारिन और प्लाज्मिन बन रहा है। तो यही विनती है कि आपको ये समझ आ गया होगा, और इसको बार बार समझिए, बार बार समझिए, जितना समझेंगे उतना अच्छा समझ आएगा आपको। तो इसी के साथ धन्यवाद। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। परमात्मा का धन्यवाद, गुरु जी का धन्यवाद। धन्यवाद। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद परविंदर जी। जी सर। बहुत। हार्दिक हाँ बधाई, जी। शुभकामनाएं। और गुरु जी की तरफ से आपको शुभ आशीर्वाद कि ऐसे ही आप न्यूरोथेरेपी के लिए समर्पित होके सच्चे लगन से, सच्चे भावना से सबों का मार्गदर्शन करते रहें और एक से एक क्रिटिकल लॉजिक को आप पटल पे लाते रहें। सर आपकी आवाज़। आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है कि नहीं? हाँ जी, अब आ रही है आवाज़। हाँ जी, अच्छा। वापस से बोलिए आप। सबसे पहले तो ये आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी जी। और हार्दिक शुभकामनाएं। साथ में गुरु जी से प्रार्थना कि आपको और आप जैसे हम सब न्यूरोथेरेपिस्ट भाई बहनों को इतनी